नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्यार जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 16 नवंबर को आपका सेकंड शिफ्ट का दिल्ली पुलिस का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जो 50 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकांश रियल प्रश्न है जो कि मुझे प्राप्त हो गए हैं। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे ताकि जिनका आगे शिफ्टों में एग्जाम है उनको यहाँ से प्रश्न है जो कि सीधे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीडीएफ की बात करेंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 2 दिन का पीडीएफ भेज दिया गया है। दोनों दिन के पीडीएफ से ही ज़्यादातर जो प्रश्न है आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में देखे जा रहे हैं, तो कृपया कर उसको जाके पढ़ लीजिएगा। बाकी आज का पीडीएफ है जो कि आपको वहाँ पर ही भेज दिया जाएगा। तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो भारत में इसका शुरुआत आपका 1973 यानी कि 1973 में हुआ था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक बाघ संरक्षक कार्यक्रम था। ठीक है, ये तो आप लोग समझते होंगे, प्रोजेक्ट टाइगर है तो बाघ को ही बचाने के लिए किया गया होगा। लेकिन परियोजना के पहले निदेशक याद रखिएगा, परियोजना के जो पहले निदेशक थे आपके कैलाश सांखला। ठीक है, तो पहले निदेशक कौन थे? कैलाश सांखला थे। इसके अलावा जैसा कि बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, इस परियोजना का उद्देश्य इन बड़ी बिल्लियों की घटती आबादी को रोकना है और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कार्य करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1973 हो जाएगा। बस इतना जानिए, बाकी पहले निदेशक के बारे में जान लीजिए। इसके अलावा वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1972 में है जो कि आपका ये आया था। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताते हैं कि एसएससी के द्वारा 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उनमें से अगर किसी का पीडीएफ लेना चाहते हैं या पूरे एग्जामों का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस का पीडीएफ इंक्लूड किया गया है। 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, वो वाला एसएससी एमटीएस का है 22-23 का है, एसएससी सीपीओ का भी है, सीएचएल है 22-23 वाला, सीजीएल का है 23 का है, मेंस भी है इसका। ठीक है, सारे पीडीएफ आपको 575 में मिल जाएगा। सिंगल लेना चाहते हैं, सभी का प्राइस यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग सिंगल प्राप्त कर सकते हैं। आपका ये स्पेशल ऑफर के तहत ही आपको दिया जा रहा है। साथ में इसको प्राप्त करने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में किसी पे संपर्क लीजिएगा। ध्यान है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, उसको उठाने के लिए मेरे पास कोई आदमी नहीं है। ठीक है, और ये ध्यान है कि सभी एग्जामों को पीआई की पीडीएफ है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, इससे नहीं कि ऑनलाइनर है, ऑनलाइनर बिल्कुल नहीं है। आपके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस प्रश्न से रिलेटेड, उन सभी का संग्रह है। ठीक है, बहुत अच्छा पीडीएफ है, लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया रहेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो प्रश्न आपका हो गया था जो कि पूछा गया था आपका। देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला 2 राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला 2 राज्यों की जब हम लोग बात करते हैं तो आपका एक केरल आता है, एक तमिलनाडु आता है, जो कि केरल तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 5 राज्यों के बारे में जब हम लोग देखेंगे घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में जब हम लोग देखेंगे तो वो 5 राज्य आपका केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, मणिपुर है और आपका छत्तीसगढ़ है। केरल का लिंगानुपात आपका 1084 है और तमिलनाडु का लिंगानुपात आपका 996 है। 1084 करने का क्या मतलब हुआ? 1084 करने का मतलब यही हुआ कि आपका 1084 यहाँ का महिला है कितने पुरुष पर? तो 1000 पुरुष पर। ठीक है, 1000 पुरुष पर आपका यहाँ पर 1084 महिला है, यहाँ पर 996 महिला है आपका 1000 पुरुष पर। बस इसी को हम लोग लिंगानुपात के तौर पे जानते हैं। अब आप कहिएगा सर 5 राज्यों के नाम तो बता दिए, लेकिन याद करना कैसा है? तो याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि सेल में कल मिला अंधे को, मनी 36 लाया संडे को। ठीक है, ये ट्रिक है, सेल से याद रखना है सर्वाधिक लिंगानुपात। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात आपको सेल से याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, ठीक है, कल से आपको याद रखना है केरल। ठीक है, कल से याद रखना है आपका केरल है ना, केरल ही है। इसके बाद दोस्तों आपको मिला से याद रखना है तमिलनाडु। ठीक है, मिला से याद रखिएगा तमिलनाडु, अंधे से याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, मणिपुर से याद रखिएगा क्या, मणि से याद रखिएगा मणिपुर, और 36 से याद रखिएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम लिंगानुपात वाला 5 राज्यों की बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका बढ़ते क्रम में है। सबसे कम लिंगानुपात आपका न्यूनतम है आपका हरियाणा का, इसके अलावा जम्मू कश्मीर का है, इसके बाद आपका सिक्किम का है, इसके बाद पंजाब का है, इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर तो अभी आपका यूटी बन गया है। ठीक है, यूटी बन गया है, पहले आपका यह राज्य हुआ करता था, इसको भी याद रखना है आपको जैसा आपके प्रश्न मिले। ट्रिक की बात करेंगे तो नील हरी से जमकर सीखो, पंजाबी उत्तर में देखो। ठीक है, ये आपका ट्रिक है, याद रख सकते हैं। नील से याद रखना है न्यूनतम लिंगानुपात, हरी से आपको हरियाणा, जमकर से जम्मू कश्मीर, सीखो से सिक्किम और पंजाबी से पंजाब याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपका
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया 1948 का ओलंपिक कहाँ हुआ था। ये प्रश्न हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे, 100% छपेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके प्रीवियस जो एग्ज़ाम आपके हुए हैं वहाँ पर भी देखे गए थे। ठीक है, तो 1948 का ओलंपिक आपसे पूछा क्यों गया, इसका पूछने का 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि आज़ादी के बाद ये आपका पहला ओलंपिक था आज़ादी के बाद। इसके बाद दूसरा रीज़न है कि इस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने आपका गोल्ड मेडल जीता था पहली बार। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था आपका पहली बार, किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, इसको हराकर इंग्लैंड को। इंग्लैंड कौन था, तो मेजबान ही देश था। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ आपका, लंदन में ही आपका ओलंपिक हुआ था। ठीक है, इस कारण आपसे पूछा गया था, इसलिए आपको मैंने बता दिया था। नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, या आपसे डायरेक्ट पूछा गया होगा अनुच्छेद 167 क्या संबंधित है। ठीक है, ये आपका मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ये दूसरी अनुसूची में निर्देशित किया गया है। एक मुख्यमंत्री को बराबरी के बीच का पहला समझौता कहा जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 167 पूछा गया। नेक्स्ट आपका पूछा गया कन्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो कन्हेरी का गुफा है, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। ये जो गुफा आपको चित्र में दिख रहा है, यही आपका कन्हेरी का गुफा है। इसी के बारे में पूछा गया कि ये कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका मुंबई में है। ठीक है, कन्हेरी गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आसपास कन्हेरी गुफाएं की खुदाई की गई थी। इसमें कुल आपका 128 गुफाएं हैं, और इसमें चैत्य जैसे कि असेंबली हॉल जैसे जिनमें स्तूप है, और विहार जैसे विक्षों का निवास स्थान कहा जाता हुआ है। कन्हेरी गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा है, और इसका जो मुख्य आकर्षण है 22 फीट लंबी बुद्ध प्रतिमा है। इसके अलावा कुछ और गुफाओं के बारे में देखते हैं जो आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। अजंता गुफा, एलोरा गुफा, एलिफेंटा गुफा, कार्ला गुफा, ये सभी गुफाएं आपका महाराष्ट्र में है। बाघ गुफा, भीमबेटका गुफा, उदयगिरी गुफा आपका मध्य प्रदेश में है। उदयगिरी या खंडगिरी गुफा, बादामी गुफा, वरहा गुफा, ये सभी कहाँ हैं, तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफा आपका उड़ीसा में है। बादामी आपका गुफा कर्नाटक में है, और वरहा गुफा आपका तमिलनाडु में है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 1919 का जो नहीं, ये तो आपका सेकंड से में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपका, वो पूछा गया है कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड पुस्तक है, उसके लेखक के बारे में पूछा गया। इसके लेखक आपके हार्पर ली है। हार्पर ली इसका राइट आंसर होगा। पुस्तक आपका 1960 में प्रकाशित हुआ। इससे ज़्यादा आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, बाकी इसे लिख दिया गया है, आप लोग उसको आराम से पढ़ सकते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया। पहली बात तो 7वीं पंचवर्षीय योजना चला कब से कब, तो ये चला आपका 1985 से 1990 या 91 तक चला था। इस मुख्य रूप से किसका जोर दिया गया था, किस पर, तो खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता पर जोर दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खदान और खदान का उत्पादन, रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। 7वीं योजना बड़े पैमाने पर समाजवाद और ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत था। ठीक है, प्रयासरत था। ठीक है, आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट पूछा गया इक्ष्वी की राजकुमारी कुमार देवी, इक्ष्वी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, किसका शादी किससे हुआ, तो इसका शादी आपका चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। तो राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। उन्होंने कुमार देवी को चित्रित करने वाले सिक्के भी पेश किए थे। इसके अलावा लिच्छवी की बात करेंगे तो यह आपका एक प्राचीन वंश का नाम है जिसका मुख्यालय वैशाली बिहार में है। राज्य का अस्तित्व वर्तमान के नेपाल में था। कुमार देवी गुप्त राजा समुद्रगुप्त की माँ थी, यानी कि चंद्रगुप्त का पत्नी हुई, तो समुद्रगुप्त आपके चंद्रगुप्त के बेटे हुए, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता। इसके अलावा समुद्रगुप्त में एक दरबारी रहा हरिसेन। ठीक है, ये भी कल पूछा गया था कि हरिसेन किसके दरबार में था, तो आपका समुद्रगुप्त के दरबार में ही था। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। रामकृष्ण मिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका स्थापना आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर आपका स्वामी विवेकानंद। कब किया गया था, तो 1897 को किया गया था। तो 1 मई 1897 इसका राइट आंसर होगा। संगठन का मुख्यालय देख लीजिए आपका वेलूर मठ, जो कि हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ पर पड़ता है। साथ में श्री रामकृष्ण परमहंस देव 19वीं सदी के बंगाल में एक संत धार्मिक नेता थे। वहाँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण देव की उल्लेखनीय शिष्यों में से एक थे। इसको याद रखिएगा। अगला है कि टेस्ट मैच कितने दिन का होता है। टेस्ट मैच की जब हम लोग बात करते हैं तो जो लोग क्रिकेट जानते हैं वो इस प्रश्न को गलत कर ही नहीं सकते हैं।
जो लोग नहीं जानते हैं वो बिल्कुल गलत करके ही आए होंगे, 100% कह सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, जो क्रिकेट का जो मैच होता है वो दोस्तों आपका 5 दिनों तक खेला जाता है, 5 दिनों तक, ठीक है। एक दिन में आपका 90 ओवर का गेम होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा पहला जो मान्यता प्राप्त टेस्ट मैच है वो आपका 15 से 19 मार्च 1877 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। यह मैच ऑस्ट्रेलिया ने 45 रनों से अपने नाम कर लिया था। इसके अलावा T20 मैच की बात करेंगे, ये सब आपका एक दिन का मैच है। ODI भी आपका एक दिन का मैच है। T20 आपका 20 ओवर का, ODI आपका 50 ओवर का खेला जाता है। अगला है, भारत में सरकार का मुखिया या प्रमुख कौन होता है? तो भारत में सरकार का मुखिया आपका प्रधानमंत्री। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ही भारत सरकार के प्रमुख होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवें नंबर के? 18वें नंबर के, ठीक है। इसको भी याद रखना है, 118। इसके अलावा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के भी प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा भाग जो 5 है, अनुच्छेद 74 से 78 तक प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद से संबंधित है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का प्रमुख तो होता ही है, साथ में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका नियुक्ति आपका राष्ट्रपति नहीं, राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ, सदस्यों की नियुक्ति, उनकी बर्खास्तगी आदि का उल्लेख है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसकी नियुक्ति भारत के लोक सेवा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। एक क्वेश्चन के पूछा गया था कि राज्य सरकार कानून बनाने से पहले किसका ध्यान रखती है? ऑप्शन आपको बता दें तो मौलिक अधिकार दिया गया था, मौलिक कर्तव्य दिया गया था, DPSP दिया गया था। इसका भी जवाब हमें मिल नहीं पाया या डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं मिल पाया होगा। अगला है, गुरु विपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो गुरु विपिन सिंह आपका मणिपुरी नृत्य निर्देशक या कोरियोग्राफर प्रशिक्षक हैं। तो राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कालिदास सम्मान भी दिया गया है। 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। अगला है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो हमने आपको बताया था आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। लोधी वंश जो कि आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, ठीक है। सॉरी, सिकंदर लोदी अंतिम शासक नहीं था, इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था लोधी वंश का, ठीक है। तो इसने ही 1504 में आपका आगरा शहर का स्थापना किया था। आगरा 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था। आज भी आगरा मुगलकालीन इमारतों ताजमहल, किला, फतेहपुर सिकरी आदि वजह से विख्यात पर्यटन स्थल बना हुआ है, ठीक है। अगला है, सितारा देवी लक्ष्मण राज का संबंध किससे है? तो सितारा देवी या लक्ष्मण राज दोनों का संबंध आपका कथक से था। इसका राइट आंसर कथक हो जाएगा। कथक की जब हम लोग बात करते हैं तो आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य थे। इसके अलावा अन्य प्रमुख नर्तकों में बिरजू महाराज, दक्षु महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण आपके आते हैं। अगला है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल का किस राज्य में है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में, इसका राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला है, नट पूजा किस राज्य में किया जाता है? इसका भी जवाब नहीं मिल पाया है, हम होल्ड पे रखते हैं, बाकी PDF में दे देंगे। अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जितवा फुले के द्वारा 1873 में मुंबई में किया गया था। इसको याद रखना है। साथ में इस सोसाइटी को आपका सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया? 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना आडवाना पांडुरंग ने किया था। कल हमने आपको बताया था। यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जाके PDF में दिया गया जगह पढ़ लीजिए। तो आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं मत पढ़िए, आप लोग को पढ़ना भी नहीं है। अगला है, कुषाण किस वंश से संबंधित है? कुषाण किस वंश से संबंधित है? कुषाण नहीं, आपका यहाँ कनिष्क दिया गया था। कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो कनिष्क जो है आपका कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा। कुषाण वंश का स्थापना आपका कुजुला कड़फिशस के द्वारा किया गया था। पहली शताब्दी के आसपास शासन किया था, ठीक है। कुषाण वंश का सबसे महान राजा था कौन? कनिष्क। इसके अलावा कनिष्क समय कुषाण शासन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और संभवतः कश्मीर क्षेत्र के उत्तरी भाग में मध्य एशिया के क्षेत्र के तक फैला हुआ था। उसने बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। और इसके दरबार में अश्वघोष जो कि आपका बौद्ध चरित्र के लेखक थे, आपका दरबारी कवि था, ये पूछा जा चुका है। साथ में आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था आपका कश्मीर के कुंडलवन में, किसने कराया था? तो आपका कनिष्क ने कराया था, ठीक है। अगला है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था?
चौथी पंचवर्षीय योजना आपका 1969 में शुरू किया गया था और 1974 तक चला था। 1974 तक चला था। 1968, 1967, 1966 ये सभी आपका क्या चला था, तो रोलिंग प्लान चला था। ठीक है, इसका 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से आपका 14 प्राथमिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये कल पूछा गया था, कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है, तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, कल के वीडियो में बताया था। ठीक है, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा, कौन किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, यहाँ पर नहीं चर्चा करेंगे हम लोग। अगला निम्नलिखित में सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो टंगस्टन सबसे कठोर है। टंगस्टन नाम की उत्पत्ति स्वीडिश नाम टुंगस्टेन से हुआ है, जिसका अर्थ होता है भारी पत्थर होता है, इसको भी याद रखना है। कठोरता धातु की सतह पर एक दांत बनाने के लिए खरोच करने की क्षमता है, यह सिर्फ एक संख्या उपयोग करके मापा जाता है। रॉकवेल विर्नेल विकर्स टेस्ट, इसमें ब्रेनेल सबसे सटीक है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके आज के सेकंड से में पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और